नमस्कार, जय जोहार और मेरे बस्तर के सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर को जुहार। आप सभी को आज के वीडियो स्टार्ट होने से पहले बाल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज 14 नवंबर है और आज ही के दिन रिलीज हुई है बस्तर को और नक्सलाइट को लेकर एक मार्मिक अनकही कहानी माटी, जो कि एक छत्तीसगढ़ी मूवी है और इस मूवी की तारीफ सीएम से लेकर पीएम तक होगी। मुझे ये पूरा कन्फर्म है। अब क्यों कन्फर्म है? क्योंकि ये मूवी वर्तमान सरकार के नक्सलाइट मुहिम से सीधी जुड़ी हुई है और एक पॉजिटिव मैसेज देते हुए चलती है। फिर भी ये एक सिनेमा है जिसमें कहीं ना कहीं पॉइंट्स है, हिट और मिसेस भी हैं। तो क्या है हिट और मिस और कैसी है मूवी, आइए बात करते हैं। तो देखो, मैंने आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है माटी मूवी, जो कि मेरे थिएटर में लगभग पूरे सीट्स में जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। मतलब लगभग 90 से 80% सीट में जर्नलिस्ट ही थे, जो कि इस मूवी को सपोर्ट करने आए थे। वैसे ही सपोर्ट आपको भी देना है। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ जगदलपुर शहर वालों। पर इस मूवी में ऐसे कुछ पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और ऑडियंस को भी अच्छे लग रहे थे जब मैं मूवी देख रहा था। क्योंकि बताओ दूं, मैं सिनेप्लेक्स में कभी किसी ऑडियंस को चिल्लाते शाउट करते नहीं देखा था, बट यहाँ वो कर रहे थे और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था चुप हो जा रहे थे। तो थोड़ा सा मेरा एक मिसलक समझ जाओ कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो शाउट्स। बट स्टिल ये मूवी प्रॉमिसिंग है और एंटरटेनिंग भी है। इसके बारे में जो इसके प्रोज है उसके बारे में आइए बात करते हैं। देखो, ये मूवी जो है, इसमें जिन्होंने एक्ट किया है, जो एक्टर और एक्ट्रेस है, पहली बात तो मैन भैया, आपका मैं फैन हो गया हूँ, फैन ब्रो। और भूमिका दोनों ने ही कमाल एक्टिंग की है मूवी में। इनके अलावा जिन पर भी कैमरा फोकस्ड है, चाहे वो मूवी के कोई और कैरेक्टर्स हों, वो भी अच्छे एक्ट करते दिखते हैं। मूवी की डबिंग भी कमाल की है। और इस मूवी का मैंने स्टोरी ऐसा लगा था कि ट्रेलर में रिवील कर दिया गया है, पर मैं गलत था और इस गलत होने पर मुझे खुशी है भाई। क्योंकि इस मूवी में कहीं ना कहीं स्पॉयलर्स भी है, जो इस मूवी को एक मॉडर्न मूवी मेकिंग टेक्निक से सीधी सीधी जोड़ता है। मतलब छत्तीसगढ़ी रीजनल मूवी होने के बावजूद भी इसने मॉडर्न मूवी टेक्निक को फॉलो किया है, जो कि एक कमाल की बात है। अब वो क्या वो टेक्निक है, कैसी है, मैं इस पे बात जरूर करूंगा। पहले बात कर लें इस मूवी के स्क्रीन प्ले और स्टोरी पे। इसकी जो स्क्रीन प्ले स्टोरी है तो लगभग हमको सब कुछ पता है, बट इसमें बीच बीच में स्पॉयलर्स है, इसलिए इसे मैं जज करूंगा इसके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बेसिस पे। जो इसका जो फर्स्ट हाफ है वो बेसिकली स्टार्ट होता है एक बैक स्टोरी से, जिसमें बस्तर का एक गांव दिखाया गया है, जहां पे ट्राइबल लोगों को यानी आदिवासी लोगों को उनके गांव में अनेकों प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। चाहे रोड हो, बिजली हो, चाहे उनके संसाधन जो एनटीएफपी कलेक्ट करते हैं जैसे महुआ, इमली, उनको बेचने के लिए जो बिचौलिए उनको परेशान करते हैं, वो जमींदारी सिस्टम से वो कैसे परेशान है, कैसे महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, वो सारा कुछ दिखाया जाता है। और साथ ही साथ नक्सली कैसे उन गांव वाले से जबरदस्ती राशन कलेक्ट कर लेते हैं, वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। इसी के बीच जन्म लेती है भीमा और उर्मिला की लव स्टोरी, जिसमें भीमा बचपन से ही नक्सलाइट बना हुआ है और उर्मिला जो है थोड़ी यंग होती है। उसके बाद किसी कारणवश वो सीधा नक्सलाइट की मुहिम से जुड़ जाती है एंड यहीं पे स्टार्ट होती है इन दोनों की कहानी। इस मूवी के इस फर्स्ट हाफ में यहाँ स्टोरी पर ही फोकस किया गया है, नक्सलाइट की मुहिम के साथ साथ, जो कि एक अच्छी बात है। पूरा हमको लव स्टोरी पर ही फोकस करा दिया जाता तो शायद हमको ये मूवी उतनी अच्छी नहीं लगती, बट डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए डायरेक्टर। इसके बाद जो मूवी आगे बढ़ती है, मतलब इंटरमिशन से पहले पहले तक तो एक सस्पेंस को देकर इस इंटरवल तक छोड़ दिया जाता है और सेकेंड हाफ में उसी सस्पेंस को एक्सपोज किया जाता है और साथ ही साथ ये दिखाया जाता है कैसे उर्मिला और भीमा बगावत करते हैं अपने प्यार के लिए नक्सलाइट से और जाके समर्पण करते हैं। ये इस मूवी का मेन प्लॉट है और कमाल का लगता है मूवी का ये दोनों हिस्सा, यानी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। मतलब कहीं भी अभी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस मूवी का स्क्रीन प्ले, जो कि फास्ट फेसिंग है और जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसको बराबर बताया गया है। कमाल की सिनेमेटोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। और पहली बात, छत्तीसगढ़ी मूवी में बीजीएम्स मैंने अनेकों बार देखे हैं, अच्छे होते हैं, बट यहाँ बीजीएम का काम फैंटास्टिक, बीजीएम का काम बहुत सही हुआ है। चाहे आप बैकग्राउंड म्यूजिक में, चाहे वो नक्सलाइट के ऊपर बज रहा हो, चाहे वो लव के ऊपर बज रहा हो, चाहे किसी के ऊपर भी बज रहा हो, वो बीजीएम कमाल का लगता है और यही बीजीएम आपको जोड़े रखता है इस पूरी मूवी की स्टोरी से। और इवन इफ आपको इस मूवी में गन चलने के बाद गन के जो छींटे पड़ते हैं, मतलब गन जहां जहां टकराती है, वो भी आपको स्पष्ट दिखाया जाएगा। यार इतनी बारीकी से काम किया गया है, इसलिए डायरेक्टर सर फिर से इस मूवी की
प्रोड्यूसर की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने कम बजट में, मतलब किसी भी एक्सटर्नल बजट के बिना ये मूवी उन्होंने बनाई है, और फिर भी इस मूवी में एक जो मैसेज रखना था उसको लेकर, क्योंकि देखो ओरिजिनल डायरेक्टर के ऊपर मैं बता रहा हूँ बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं और प्रोड्यूसर के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, उसके परे भी इन्होंने अच्छा काम किया है, यानी कि आपको मूवी अच्छी लगेगी, आपको थिएटर तक इसकी कहानी खींचेगी। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लूं मैं, जो मैं कल मैंने बताया था अपने एक वीडियो में, जो ओरिजिनल सिनेमा में होते आ रहा है यार, और बहुत गंदा लगता है चीज, पर इन्होंने उस चीज को भी अच्छा करके चला हुआ है। मतलब आपको मैं बता दूं, इस मूवी में 7 गाने हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं भाई, पर फिर भी इन्होंने गाने को 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं रखा है। मतलब आप गाना चलेगा, आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, फील होगा, आपको एनॉय नहीं करेगी, कहीं भी बोर नहीं करेगा कि गाना ही गाना, गाना ही गाना ना। फिल्म के फर्स्ट हाफ में 6 गाने हैं और फिल्म के सेकेंड हाफ में एक वो मोर संगी जो एक सैड सॉन्ग है वो गाना है, जो कि ठीक है, ज्यादा लंबा ना करके उसको मूवी के स्टोरी के साथ साथ रखा गया है, ये बहुत अच्छा किया है मूवी। फिर भी देखो ये मूवी अपीलिंग है, एंटरटेनिंग है, पर मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, और अगर आप वीडियो का इस पार्ट से आगे देख रहे हैं तो आप समझ ले जाइए कि यहाँ से मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस दे रहा हूँ मूवी को लेकर, क्योंकि देखो ये इस मूवी का हॉनेस्ट रिव्यू है। हम इस मूवी के सारे अच्छे पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो इस मूवी के ऐसे मिसेस पे भी बात करेंगे, यानी मिसिंग लिंक्स के ऊपर बात करेंगे, जो पर्सनली मुझे लगा कि मूवी में होना था। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं, तो सबसे पहले बात कर लें, जो मूवी की डबिंग हुई है वो कमाल की हुई है, और जो ऑडियो दिया गया है पर्टिकुलर एक एक एक्टर्स को, सारे जो लीड हैं वो इसमें अच्छे से एक्ट करते दिखते हैं, बट कुछ कुछ एक्टर्स हैं जिनका रोना या इमोशनल होना उनके डबिंग से मैच नहीं होता। मतलब अगर डबिंग में इमोशनल दिखाया गया है या गुस्सा करने का साउंड कर रहा है, तो वो एक्टर वैसा एक्चुअली एक्ट करते दिखते हैं, जो कि कई कई छोटी छोटी जगहों पे हुआ है, हर जगह ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा यार, मुझे ना 2 कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत दया आया। एक वो जमींदार के ऊपर, जिसको प्लॉट बहुत छोटा सा मिलता है, एक ही घर वो जाता है, एक ही घर से उसका पता लगता है कि वो बदमाश है, और एक दूसरे ही सीन में उसकी मौत हो जाती है। हाँ यार, उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगा मुझे, उसे थोड़ा सा और बिल्डअप मिलना था। मतलब वो गांव में थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लोगों को जबरदस्ती पैसे के नाम पे डराता धमकाता है, समथिंग लाइक दैट, और दिखाना था। दूसरा एक कैरेक्टर है वो लवर, जो अदर नक्सली लवर है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट दुख उसके लिए भी लगा मुझे, क्योंकि उसे भी थोड़ा सा प्लॉट और मिलना था। जस्ट वो प्यार करते हैं, और कुछ कुछ पॉइंट्स भी हैं जो कि मुझे लगा कि इनके प्लॉट थोड़े से एक्सटेंडेड होने थे। हालांकि मूवी का रन टाइम 2 घंटा 3 मिनट रखा गया है, जो कि बहुत कम भी है और अच्छा भी है। कहीं कहीं स्टोरी के जो लिंक्स हैं मिसिंग थे, तो मैं उसको आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ। जिसमें पहले एक मुझे लगा कि यार पत्थरों के बीच में फूल कहाँ से मिल गया। मूवी के एक प्लॉट में जब उर्मिला नक्सली मुहिम से जुड़ती है और भीमा से उसे जब प्यार हो जाता है, तो ये भी दिखाना था कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे इस नक्सलाइट मुहिम से जोड़ा जाता है इन द टीन एज, और कैसे उर्मिला के मन में ये डर आ जाता है कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा, यानी भीमा और उसका बच्चा, तो उसको क्या फ्यूचर मिलेगा, एक ऐसा फ्यूचर जो वायलेंस से भरा हुआ है। तो ये डर थोड़ा सा उर्मिला के मन में दिखाना था, जिससे जो बगावत का जो बेस दिया गया है वो और मजबूत होता। भीमा के ऊपर एक लड़की को क्रश था, मतलब एक नक्सलाइट लड़की है, उसको भीमा के ऊपर क्रश था, वो पहले से नहीं दिखाया गया, अचानक उस लड़की का क्रश दिखाया गया है भीमा के ऊपर। एक बाजार वाला सीन है, उसमें गन्स यूज किए गए हैं, वो गन्स स्पष्ट पता लग रहे हैं कि नक्सली गन नहीं है, पुलिस गन है। अब ठीक है, क्रिएटिविटी का भी फ्रीडम होता है यहाँ पे, पॉइंट नहीं भी किया जा सकता है और पॉइंट किया भी जा सकता है। इसके अलावा हमको कुछ कुछ पुलिसमैन दिखाए गए हैं जो कि क्लीन शेव में नहीं है, और बेसिकली जो पुलिस होते हैं वो क्लीन शेव में होते हैं और मिलिट्री कट में होते हैं, बट यहाँ पे दाढ़ी वाले पुलिसमैन दिखाए गए हैं। साथ ही साथ जिसको बस्तर और दंतेवाड़ा की अच्छे से जानकारी होगी, वो सडन चेंज ऑफ लोकेशन को भी समझेंगे, जो कि क्लाइमैक्स में है। और इसके अलावा एक मेरा पर्सनल व्यू है इस मूवी को लेकर, इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जोड़ना था, वो कैरेक्टर इस मूवी से मिसिंग है। एक ऐसा कैरेक्टर जो या बिजनेसमैन या फिर एक करप्ट पॉलिटिशियन होता, जिसको ना कि नक्सलाइट से मतलब होता, जिसको ना कि ट्राइबल लोग से मतलब होता, सिर्फ पैसा से मतलब होता। और हाँ, उस बिजनेसमैन का हमारे जो बस्तर के जंगलों में पाए जाने वाला मिनरल सोर्स है उस पर नजर होती, और वो चाहता नक्सलाइट लोग के बहाने इस गांव से ट्राइबल लोगों को भगा दिया जाए। ऐसा कुछ प्लॉट होना था मूवी में। पर मैं इस चीज को समझता हूँ कि जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं, रीजनल मूवी के डायरेक्टर्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये उनका खुद का डिसीजन होगा कि वो ऐसे प्लॉट पे ही काम करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आपको बता दूं, तो हमारा जो बस्तर का जंगल है ना, ये आखिरी लंग्स है, आखिरी जो लंग्स है जिससे पूरा एटमॉस्फेयर सांस लेता है, क्योंकि ये कारण है बस्तर के और इधर के वातावरण का ठंडा होने के लिए। और ऐसे भी आप जान रहे हैं महानगरों में गर्मी को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर कितनी प्रॉब्लम है। अगर इन सब कट जाएंगे और ये खोद दिए जाएंगे,
तो ये ट्राइबल लोग किसी से कमाएंगे खाएंगे, क्योंकि ये ट्राइबल लोग उन्हीं जंगलों के एंटी एफपी पे ही डिपेंडेंट है। मतलब इस जंगलों में मिलने वाले इमली महुआ पे ये डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ इनकी फार्मिंग लैंड भी कम है। अगर एक्सटेंडेड फार्मिंग लैंड करेंगे तो फिर जंगल काटना पड़ेगा, नेचर भी उससे हार्म होगा। तो ये एक प्लॉट है जो मेरे मन में आया, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस मूवी को लेके, ताकि जब वो मर रहा हो तो हम उसे इमोशनली कनेक्ट हो कि हाँ यार, अच्छा हुआ ये विलन यहाँ पे खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं हुआ, और थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्लॉट नहीं होने की वजह से इस मूवी के क्लाइमेक्स की बात करूं तो क्लाइमेक्स मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। क्यों कमजोर दिखाई देता है, वो है कारण मेन विलन का प्लॉट सेटअप, जो कि थोड़ा सा और एक्सटेंडेड होना था। प्लॉट सेटअप थोड़ा सा कम होने की वजह से, मतलब 2 या 3 जगह ही क्लाइमेक्स से पहले हमको विलन दिखाया जाता है। एक बार वो ब्रूचुअली एक नक्सलाइट को मार रहा होता है, और एक बार वो गांव में आके सबसे मिल रहा होता है। तो और थोड़ी ब्रूचुअलिटी उसके द्वारा हमको मिलनी थी। मुझे पर्सनली इसका जो क्लाइमेक्स है थोड़ा सा कमजोर लगा। बाकी ये मूवी एंटरटेनिंग है, आप विद फैमिली देख सकते हैं। और इस मूवी में जो ब्रूचुअलिटी या ब्लड सीन्स भी है वो इतने ब्रूचुअल नहीं लगते। यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी डायरेक्टर्स की और उसके पूरे क्रिएटिव टीम की, जिन्होंने मूवी में मारकाट भी दिखा है और उसको ऐसे टर्न ओवर किया है कि आपको उतना ब्रूचुअल नहीं लगेगा। माटी मूवी की जो टीम है, इसने 4 साल 5 साल इस मूवी को बनाने में काम किया है। तो सैल्यूट है पूरी टीम को, और अच्छा काम किया है। बट मेरे पॉइंट से मैंने रख दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।